हाँ जी, ये इलाइट बिल्डर्स वाला क्वेश्चन हो गया। अभी कोई दिक्कत? घर पे किया वापस? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अरे एक चीज, कुछ बच्चों को है ना दिक्कत आ रही थी, एक मैसेज भी आया था मेरे को, यहाँ पे भी पूछा था, सर ये क्या चक्कर है, कब टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और कब आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं? बड़ा आसान है, हम लोग किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज कॉस्ट ना? हाँ या ना? हाँ, कॉस्ट इन द प्रेजेंट टर्म्स, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। ओके, तो अब हमें क्या देखना होता है कि क्या क्या तो आउटफ्लो हो रहे हैं और क्या कुछ इनफ्लो हो रहा है, राइट? इनफ्लो तो बहुत रेयर केस में, क्योंकि कमाई तो हम दिखाई नहीं रहे ना, हम तो बस उस कॉस्ट पे ही जो टैक्स सेविंग हो रही है, टैक्स सेविंग हम क्या मानते हैं? इनफ्लो, क्योंकि हमारा कहीं पे टैक्स बच रहा है, तो दैट मीन्स किसी खर्चे की वजह से अगर हमारा टैक्स बच रहा है, दैट मीन्स वो हमारे लिए इनफ्लो है। यूं कहूं कि वो हमारे आउटफ्लो को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो कल मैंने कहा रिपेयर का खर्चा, इलाइट, या यूं कहूं सबसे पहले खर्चा था कंस्ट्रक्शन का, राइट? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब शामिल है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज द आउटफ्लो, यस आउटफ्लो। ओके, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज द आउटफ्लो, ठीक है सर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? कैपिटल था, तो मैंने कहा इस पे डायरेक्ट टैक्स सेविंग तो नहीं मिलेगा इस पूरी वैल्यू पर, कैसे मिलेगा? डेप्रीशिएशन के थ्रू मिलेगा। ओके, तो फिर मैंने कहा अच्छा, इस पे जब डेप्रीशिएशन के थ्रू मिलेगा तो टैक्स सेविंग जो होगी अपने को, उस डेप्रीशिएशन के कारण जो टैक्स सेविंग होगी वो हमारा क्या होगा? इनफ्लो होगा, क्योंकि किसी भी खर्चे पर हमारी जो टैक्स सेविंग, अच्छा डेप्रीशिएशन इज द कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस? तो कैश एक्सपेंस तो है नहीं कि मैं यहां पे आउटफ्लो में डेप्रीशिएशन भी लिख दूं, नहीं ना, क्यों? क्योंकि इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ, वो तो लग गया ऑलरेडी, उसको तो हर साल अपन राइट ऑफ कर रहे हैं, तो पैसा तो पहले ही लग चुका है। अब हर साल राइट ऑफ कर रहे हो मतलब डेप्रीशिएशन लगा, और जैसे जैसे डेप्रीशिएशन लगाओगे, डेप्रीशिएशन खर्चा है बट आउटफ्लो नहीं हो रहा है, आउटफ्लो जो होना था पहले ही हो गया, आउटफ्लो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पहले ही हो गया, फिर डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो वो खर्चा है सिर्फ, ठीक है, उसको आउटफ्लो कंसीडर नहीं करना होता, लेकिन उस पर टैक्स सेविंग तो होगा ना हर साल। तो हर साल जिस हिसाब से क्वेश्चन वाला बोले उस हिसाब से आपको टैक्स सेविंग देखना होता है, एंड टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो। टैक्स सेविंग मतलब क्या हुआ? आप डेप्रिसिएशन को P&L में दिखाते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट्स जब कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ता है, तो आपका अमाउंट बच रहा है ना गवर्नमेंट को देने वाला, क्यों? डेप्रिसिएशन के कारण। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इनफ्लो ट्रीट करेंगे, पैसे का ना जाना भी आना होता है, ठीक है। ओके, टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिसिएशन। फिर हमने देखा नेक्स्ट क्या था? आउटफ्लो रिपेयर का, 14th और 15th ईयर में रिपेयर लग रहा है, क्या रिपेयर की वजह से पैसा जाता है? हाँ सर जाता है ना, तो रिपेयर को आउटफ्लो में कंसीडर करोगे, और इस खर्चे की वजह से भी तो प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, इस पर भी तो टैक्स सेविंग देखना होता है, तो क्या करोगे? इस पर भी टैक्स सेविंग को आप क्या करोगे? इनफ्लो मानोगे। टैक्स सेविंग ऑन द रिपेयर इज इनफ्लो, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अब होता क्या, तुम लोग कंफ्यूज क्यों होते हो? मैं क्या करता हूं, मैं क्या किया, इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को दिखा दिया कि 24 लाख रुपए और वो 60,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का, 24,60,000 अपना क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया, दिखाया मैंने? हाँ सर, ये अपना आउटफ्लो है। हाँ जी, तो ये 24,60,000 रुपए आपका आउटफ्लो होगा। ओके, फिर रिपेयर का खर्चा लगा था, राइट? उसको भी आपने क्या माना था? 4 लाख रुपए लगे थे ना। ओके, 4 लाख रुपए तो 14th ईयर में, और 4 लाख रुपए 15th ईयर में। मैंने क्या कहा था, अब 14-15 में लग रहा है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखना होगा, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई किससे किया था आपने? पी फैक्टर 0.26, 0.239 और 2 उल्टा बोल दिया, कोई ना, पहले ही बता। 14th ईयर का 0.263, 0.239। आप ऐसा कर सकते हो, हाँ सर आउटफ्लो हो रहा है, उसको कौन से ईयर में हो रहा है? 14th और 15th ईयर में हो रहा है, तो उसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट यहां पर आउटफ्लो लिख सकते हो, जितना भी आपके आ रहा है। फिर आपको क्या करना होता है,
फिर आपको क्या करना होता है, अब इनफ्लो, डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो। हाँ सर, डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो डेप्रिशिएशन कितना था, 24,60,000 रुपए था, पैसा तो पहले लग चुका था। कितने सालों में पूरा डेप्रिशिएशन आना, 15 सालों में, हर साल का डेप्रिशिएशन आ गया। और इस पर टैक्स सेविंग का रेट कितना है, 35%। और ये टैक्स सेविंग हर साल हो रहा है, तो क्यूमुलेटिव कर दोगे, क्यूमुलेटिव के लिए रेट कितना लगाया था, 7.606। कितना आया, 436584। दैट इज टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो, राइट। टैक्स सेव हो गया, दैट इज इनफ्लो। टैक्स सेविंग ऑन द रिपेयर, हाँ सर ये रिपेयर का खर्चा लगा ना, ये वाला, ये वाला, इस पर भी तो टैक्स सेविंग होगा। मैंने कहा हाँ होगा ना। तो कितना कितना, मैं कहा देखो 14th ईयर में 4 लाख लगा था, 4 लाख का खर्चा है। जैसे ये डेप्रिसिएशन का खर्चा था, उस पर आपने टैक्स सेविंग निकाला, वैसे ये 4 लाख का खर्चा है, उस पर भी टैक्स सेविंग निकालोगे। तो 4 लाख, टैक्स सेविंग कितना, 35%। ओके, कौन सा ईयर का पी फैक्टर, 0.263, 14th ईयर का। अगेन 4 लाख रुपए 15th ईयर में लगे, उस पर भी टैक्स सेव हो रहा है, उस खर्चे की वजह से 35%, 0.239। ओके, अब एक चीज सोचो, क्या मैंने आपको ऐसे करवाया था, नहीं सर आपने ऐसे नहीं करवाया था। अच्छा, कुछ बच्चा ओके राशि का, वेरी गुड। हाँ जी, तो हुआ क्या, अब मैंने कहा एक बात बताओ, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 4 लाख को 0.263 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। और मैं यहां पे 4 लाख का 35% को 263 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फिर मुझे आउटफ्लो में से इनफ्लो को लेस कर देना है। तो यहां पे तो हो गया 100% मल्टीप्लाई, राइट, और यहां पे हो गया 35%। जब 100 में से 35 लेस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 65। तो मैं क्या करवा देता हूं, हाँ आपने ऐसे ही किया, ओके जी ठीक है राशिका। मैं क्या करवा देता हूं आपको, मैंने क्या करवाया था, अभी देखते हैं। हाँ जी, मैंने आपको क्या करवाया, रिपेयर का कॉस्ट था, उसको वहीं पर यहां पर ही क्या करवा दिया था, इंटू 1 माइनस टी करवा दिया था, कि 1 रुपए तो आउटफ्लो है और उस पर 35% टैक्स सेविंग है, दैट इज इनफ्लो। तो नेट आउटफ्लो कितना लगा, 0.65। अगर 1 रुपए आउटफ्लो हो रहा है, उस पर 35% टैक्स सेविंग हो रहा है, तो नेट आउटफ्लो कितना रहा, 0.65। कर सकते हैं ना ऐसा, इसमें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन में ऐसा कर सकते थे, नहीं सर, डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसको आउटफ्लो में तो लिखा ही नहीं जा सकता। तो आउटफ्लो में नहीं लिखा गया, तो केवल और केवल इसका टैक्स सेविंग क्या दिखा गया, इनफ्लो कंसिडर किया गया। टैक्स सेविंग केवल और केवल इनफ्लो अलग से कंसिडर किया गया। समझ में आया कुछ, हाँ जी। तो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो आउटफ्लो तो है नहीं, बट उसका टैक्स सेविंग इनफ्लो है, तो वो लेस हो गया। लेकिन रिपेयर का खर्चा आउटफ्लो होता है, और उस पर होने वाला टैक्स सेविंग इनफ्लो होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां पे इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसा ना दिखा के कि पहले आउटफ्लो दिखाओ और फिर उसका टैक्स सेविंग दिखाओ। हमने डायरेक्ट क्या कर देते हैं, खर्चों को आफ्टर टैक्स कर देते हैं। डेप्रिसिएशन में 65 से क्यों होगा, यहां पे 65 से क्यों हो रहा है, एक नॉर्मल चीज समझो, एक नॉर्मल एग्जांपल से समझना। मान लो मेरे पास से रिपेयर का खर्चा हुआ 10,000 रुपए, ठीक है, टैक्स रेट है, नॉर्मल एग्जांपल से समझो ना, टैक्स रेट है 30%, और डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना है, 10,000। डन, ओके। अब आप मुझे बताओ आपका आउटफ्लो कितना है, देखा जाए तो नेट आउटफ्लो और इनफ्लो, तो आप क्या कहेंगे, आउटफ्लो कितना है आपका, रिपेयर का खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हाँ सर रिपेयर कितना, 10,000 रुपए। पी फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, एक बार पी फैक्टर तो कभी भी लगा देंगे, 10,000 रुपए, राइट।
ओके, डेप्रिसिएशन भी आपका आउटफ्लो है क्या? नहीं। ओके, फिर आपके इनफ्लो क्या क्या है? टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग किस पर? दोनों पर, क्योंकि दोनों खर्चे हैं, दोनों की वजह से क्या होगा? प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, तो रिपेयर की वजह से भी और डेप्रिसिएशन की वजह से भी टैक्स सेविंग तो होगा। कितना? रिपेयर की वजह से 10,000 का, 10,000 रुपए का खर्चा है तो 10,000 के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। 10,000 के प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो 10,000 पे जो 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा, तो अपने 3,000 रुपए बच जाएंगे, तो अपने इनफ्लो हो गया। ओके, उसके बाद ऐसे ही डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, इस खर्चे के कारण भी प्रॉफिट कम हो जाएंगे, 10,000 से प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स कम देना पड़ेगा, 3,000 रुपए, ये भी इतना इनफ्लो है। तो देखा जाए तो अभी फिलहाल इन तीन आइटम की बात करूं तो मेरा इनफ्लो कितना रहा, नेट आउटफ्लो कितना रहा? 4,000। करेक्ट है। इसी चीज को मैं यू ना लिखकर अगर मैं कैसे लिख दूं? रुको, हाँ जी, इसी चीज को मैं यू ना लिखकर अगर मैं ऐसे लिखूं, नहीं मैं समझाऊंगा अभी तुमको, हाँ कैसे किया तुमको ऐसे, ठीक है ना? आउटफ्लो कितना? रिपेयर। अब मैं रिपेयर को क्या कर रहा हूं, मैं कहा रिपेयर का खर्चा है 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 के कारण 30% टैक्स सेविंग भी होगा, तो देखा जाए तो लगा तो नेट कितना 70% ही ना, तो 1 माइनस 0.3 करके मैं 70% कर रहा हूं उसका, तो 7,000 रुपए मेरा नेट आउटफ्लो हुआ। ठीक है, ओके। और डेप्रीशिएशन को तो मैं यहां लिख नहीं सकता, इसको आफ्टर टैक्स कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन इज नॉट आउटफ्लो, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मजबूरन मुझे वो कहां लिखना पड़ता है, इनफ्लो की कैटेगरी में डालना पड़ता है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन पे आउटफ्लो तो हुआ नहीं, लेकिन उस पर टैक्स सेविंग तो होगा, सो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन कितना? 3,000। अब देख लो 7 माइनस 3 करके कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी समझ में आया? हाँ, ओके राशिका, ओके ऋषिता, अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, करेक्ट कंफ्यूजन भी है, मेरे टाइम में भी रहता था मुझे, ठीक है ना, कि एक्चुअली क्या कर देते हैं, कभी तो आफ्टर टैक्स कर देते हैं, कभी टैक्स सेविंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चक्कर क्या है। बट ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ साथ हम सुलझ गए। क्या तुम भी सुलझे? हाँ जी, सुलझ गए। हर्षिता करिए मैं तो सुलझी भी थी और सुलझ गए, ठीक है, समझ में आया ना? अभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक मुझसे बार बार पूछते रहा करो, ठीक है ना? क्योंकि एसएफएम रटने की चीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो वहां पे 101 मिल जाएगा, तो तुम्हारा देखा हुआ आए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहेगा तो हम किसी भी स्टोरी मेकिंग को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे तो स्टोरी है, कैपिटल बस्टिंग क्या है, एक स्टोरी है, हम ऐसा ऐसा किए, ये खर्चा हुआ, अब बताओ दो क्या करें, क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, लीज पे लें कि नहीं लें, बाय करें कि नहीं करें, बस चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो कभी भी एफएम को रटने के हिसाब से मत लेना, क्यों हुआ, जब तक दिमाग में पूरा सेट नहीं हो जाए मुझसे बार बार पूछा करो, मैं अलग अलग एग्जांपल बता के ट्राई करूंगा आपको समझाने की। ओके, एचबी फाइनेंस लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू एंटर द कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस। ओके, ये लीजिंग बिजनेस में जा रहा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी परचेज फॉर ₹2 लाख ईच। ओके, 2 लाख रुपए में मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद सकता है, एंड इन टर्न, और बदले में उसको लीज आउट कर देगा कितने पे, 50,000 रुपए पर ईयर फॉर द 8 ईयर्स। ओके, 50,000 इंटू 8, 4 लाख रुपए आएंगे, बट वो तो फ्यूचर में आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में भी तो देखना पड़ेगा। विद द इनिशियल पेमेंट अक्रिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अच्छा, इनिशियल पेमेंट कब होगा? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब वही 50,000 लीज का पेमेंट कब होगा अपने को, फर्स्ट ईयर का एंड।
8 साल है तो मतलब पहला साल का एंड, दूसरे साल का एंड, तीसरे साल का एंड, इस तरीके से। यू मे इग्नोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। वाओ, इग्नोर टैक्स, ये बोलता है इग्नोर टैक्स, मैं बोलता हूं इग्नोर डेप्रिसिएशन। इसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ये केवल इग्नोर टैक्स बोल के देखता तो सही एक बार, मैं अपने आप बोलता क्या, इग्नोर डेप्रिसिएशन। ओके, नहीं ठीक है सर, बोल दिया। ओके, पूछना क्या चाह रहा है, एस्टिमेट द एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंसेस, इसको तो मारो गोली। आपको सिंपल क्या करना है, ये फर्जी लाइन दे रखी है, एस्टिमेट द आईआरआर फॉर द कंपनी। क्या आप आईआरआर बता सकते हैं? अरे सर ये तो वो पहला वाला चैप्टर है, हाँ जो हमने पढ़ा था, करो आईआरआर कैलकुलेट। क्या होता है आईआरआर में सर? हाँ, कौन सा वाला? बैंक आइडिया, अच्छा। हाँ सर, दो रेट्स होती हैं, एक को हम लोअर डिस्काउंट रेट बोल देते हैं, एक को हम हाई डिस्काउंट रेट बोल देते हैं। ओके, पर्पस क्या है हमारा सर, एक ऐसी डिस्काउंटिंग रेट चाहिए जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा आ रहा हो, और एक ऐसी डिस्काउंटिंग रेट चाहिए जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो से कम आ रहा हो। तुमको पढ़ाते पढ़ाते देखो जगह भी नहीं बची यहाँ पे। हो गए गड़बड़। हाँ जी, तो आईआरआर बता सकते हो क्या? बताओ आईआरआर। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, आईआरआर निकालना है। तो आईआरआर के लिए क्या करोगे सर, आउटफ्लो कितना है सर, अगर हम वो कंप्यूटर खरीदने जाएंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना पड़ेगा हमको? 2 लाख बताया था क्या? ओके जी, 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद सर अब हमको देखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इससे कितना कितना कमाएंगे हम? 50,000 रुपए कमाएंगे लीज पे देंगे तो हमारी आईआरआर क्या होगी? 50,000 8 साल तक। तो बताओ फर्स्ट रेट कौन सी लूं सर? देखो अगर हर साल सेम होता है ना इनफ्लो, तो फेक पीवीपी भी यूज किया जा सकता है। कभी मैंने तुमको पढ़ाया है फेक पीवीपी? फेक पीवीपी भी यूज किया जा सकता है फर्स्ट रेट लेने के लिए। पेबैक पीरियड क्या होता है सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख रुपए। एनुअल कैश इनफ्लो कितना? 50,000 रुपए। कितना आएगा ये? 4। अब मुझे क्या देखना है, ऐसी कौन सी डिस्काउंटिंग रेट है जिससे 8 सालों का क्यूमुलेटिव फैक्टर 4 के बराबर आ रहा है? फेक पीपीपी का मतलब ये क्या है सर, ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया है। तो मुझे देखना है कि कौन सी डिस्काउंटिंग रेट से 8 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर 4 के नियरेस्ट आ रहा है एकदम। 15 पे कितना आ रहा है? 4.487। अभी भी 4 से ज्यादा है, तो 20 पे देखो। 15 पे ऋषिता कह रही है सर 15% पे आ रहा है 4.487, 4 से ज्यादा है। और 20 पे कितना आ रहा है? 3.8372। ओके, 3.8372। ओके, इसका मतलब एक तो 4 से ज्यादा और एक 4 से कम, यही वो दो रेट्स हैं जिसके बीच में हमारा आईआरआर है। फेक पीबीपी कब काम करता है? जब हर साल के इनफ्लो सेम हो, तो एग्जैक्ट काम करता है, ऐसा रामबाण की तरह एकदम, कोई गलत नहीं हो सकता। आप इसको थोड़ा थोड़ा और इनका गैप कम करोगे ना, तो और नियरेस्ट आता जाएगा, एग्जैक्ट आता है। या फिर कब काम करता है? जब कैश इनफ्लो कैसे हो? बेल शेप्ड हो। ठीक है, उसके अलावा कोई काम करने की कोई गारंटी नहीं है। ओके, हालांकि ये सिर्फ एक आइडिया ले जाता है। अब आप देख सकते हो, अब आप क्या करोगे एक्चुअली, आप लिखोगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यहां पर एग्जैक्ट काम करेगा एट 15%। 15% पे देखो कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 15%।
एट 15%, कितना, हाँ अभी लिखते हैं, 50,000 रुपए हो रहा है ना, इंटू कितना, 4.487, आंसर 224, 224, अच्छा नहीं लग रहा, 50,000 इंटू, हाँ जी 350 आ रहा है क्या, 224350, ओके डन, चलिए ओके इशिका, हाँ जी, और 20% पे कितना सर, 50,000 रुपए इंटू 3.8372, 1918, कितना 60, ओके, और ऋषिका बोल रही है 50, लगता है इसने 2 नहीं लिखा दिखता है, ओके हाँ कोई दिक्कत नहीं, 60, ठीक है 50 या 60 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक रेट से तो इनफ्लो 2 लाख से ज्यादा आ रहा है और एक रेट से इनफ्लो 2 लाख से कम आ रहा है, बन गया हमारा काम, निकाल दो IRR। सर IRR का फॉर्मूला लोअर डिस्काउंट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो whole divided by present value of cash inflow at lower discount rate minus present value of cash inflow at higher discount rate into higher discount rate minus lower discount rate। लोअर डिस्काउंट रेट कितना 15%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना 224350, आउटफ्लो कितना 2 लाख रुपए, लोअर डिस्काउंट रेट पे इनफ्लो 224350, 191860, और डिफरेंस तो हमारा हमेशा ही 5% ही रखते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई रेट दे रखा हो तो वो ले लेना, फिर हमारा मत लगाना कि सर ने बोला था 5% का लेंगे, 5% का लो। 18.75 बता रहा है एक बच्चा, इशिका, ओके 18.75 अराउंड, किसी 7474 आ रहा हो तो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 747 मतलब 75, लिख लो फटाफट से, स्टार्टिंग से दिखाना है क्या, लिख लो फटाफट। सर इसमें तो कुछ भी नहीं था, हाँ जी लिखो, से तो कुछ भी नहीं था, हाँ जी ये तो कुछ नहीं था, आगे बढ़ो फटाफट से, उसका ऑडियो बंद रखना है ना, नहीं ज्वाइन ही नहीं करना ना ऑडियो, हाँ जी हाँ उसका वॉल्यूम एकदम कम रखना, टेंशन नहीं आएगी, ओके बढ़ो आगे फटाफट, आज कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा अपन ने। सेकंड बी पार्ट करवा दूं, ओके देखो बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट, क्या पूछा है, लीज पेमेंट के बारे में पूछा है, चार्ज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न, कितना कमाना चाहती है कंपनी 20%, एनुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न बिफोर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। अच्छा अभी भी टैक्स को दिमाग में नहीं रखना, कोई खर्च वर्चों को दिमाग में नहीं रखना, अब बताओ कितना लीज रेंट चार्ज किया जाए, सर वही जो ब्रेक इवन लीज रेंटल पढ़ा था वही वाला टॉपिक है क्या, हाँ वही वाला टॉपिक है, बस डिस्काउंटिंग रेट क्या लेना है 20% ले लेना है। तो सर कैसे करते थे अपन को, मैंने कहा लिखो, वहां पे हम क्या देखते थे, आउटफ्लो को लीज, आउटफ्लो लीज के रिगार्डिंग इनफ्लो को आउटफ्लो के रिगार्डिंग कंपेयर करना है, हाँ सर,
तो हमारी आउटफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं, बाइंग करते हैं, तो हमारा आउटफ्लो कितना रहेगा सर, 2 लाख रुपए। और अब मुझे लीज से पैसा चार्ज करना है कि मैं 20% कमा लूं, तो लीज को क्या मानोगे, एक्स मान लोगे। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अंडर लीज, तो मैं मान लेता हूं लीज रेंट क्या, एक्स अमाउंट। अब अगर मेरे को एक्स मिलेगा तो मुझे इस एक्स लीज रेंट पे टैक्स भी तो देना पड़ता है, लेकिन बी वाले पॉइंट में क्या कहा था ऋषिता, हाँ बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स को कंसिडर नहीं करना। ओके, तो इसको आफ्टर टैक्स करने की जरूरत है क्या, नहीं सर, इस लीज रेंट की इनकम को आफ्टर टैक्स करना नहीं है अभी फिलहाल। तो क्या करूं, ये लीज रेंट मुझे हर साल मिलेगा, एक्स 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 एक्स, क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इसका। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कौन सी रेट से, अगले ने बोला है 20%, कितने साल, 8 साल। हाँ जी 3.8372, ओके 3.8372x। तो बस अब बराबर लेके आ जाओ, हेंस जब तक करते आ रहे थे 3.8372x इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपए। सो x इक्वल्स टू 52122 52121.3 होगा। ओके, तो 52121 डन। 3 नहीं है डम्बो, नहीं वापस चेक करो। हाँ ओके शिका, 2 लाख डिवाइड बाय 3.8372, सो 52121.3। ओके, क्या मुश्किल है क्या ये, नहीं सर। ओके, मेरे बाद कोई क्लास है, ठीक है, देखो फटाफट फिर सी पार्ट देखो इसका फटाफट से। बी पार्ट लिख रहे हो क्या, चलो बाद में लिख लेना, है ना, मैं समझा देता हूं फटाफट से। ओके, इसमें कोई दिक्कत आई क्या, नहीं सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या था, वही था ब्रेक इवन लीज रेंटल वाला, दोनों के आउटफ्लो को बराबर लाना है। बस एक में अब क्योंकि हम लेसर है तो एक में तो आउटफ्लो हो रहा है, दूसरे में लीज में इनफ्लो हो रहा है। ओके नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी पार्ट। एज्यूम दैट द फर्म यूजेस द एसएलएम, अच्छा इस बार डेप्रिसिएशन लगाना है, पहले तो उसने बोल दिया था इग्नोर डेप्रिसिएशन, इसने बोला एसएलएम देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है। अच्छा इस बार खर्चे भी एस्टिमेट करने हैं। ओके खर्चे कितने हैं, 20,000 रुपए के। मैंने कहा खर्चों में तो टैक्स सेविंग होगा, मैंने कहा हाँ टैक्स रेट है 35%, तो खर्चों पे टैक्स सेविंग भी होता है। कैलकुलेट द ईयरली लीज रेंटल, अच्छा वापस वही लीज वाला क्वेश्चन है, ताकि हम 20% कमा लें। अच्छा सर ये तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो किया था अपन ने, कल से यही तो करते आ रहे हैं। तो सी पार्ट करो, सी पार्ट। सी पार्ट में अगेन आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या इस बार कैश आउटफ्लो बदल जाएगा, हाँ सर इस बार बदल जाएगा। अगर जब आप बाइंग करोगे कंप्यूटर का तो कैश आउटफ्लो इस बार बदल जाएगा। पहले तो क्या हो रहा था, केवल 2 लाख रुपए लग रहे थे, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन वगैरह को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। इस बार तो डेप्रिसिएशन भी है, खर्चे भी हैं, सबको कंसिडर करना है। तो बाइंग में देखो कितना कितना, सर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 2 लाख रुपए, ये हमारा आउटफ्लो है। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 2 लाख रुपए, ये हमारा आउटफ्लो है। और कोई आउटफ्लो है क्या बोलो, हाँ सर वो खर्चे हो रहे हैं ना हर साल। ओके तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस, अच्छा बताओ एक्सपेंसेस को आफ्टर टैक्स ले लूं क्या डायरेक्ट, क्योंकि एक्सपेंसेस तो आउटफ्लो होंगे और उसके रिगार्डिंग टैक्स सेविंग इनफ्लो होगा, तो क्यों ना मैं इसी को आफ्टर टैक्स कर लूं। ओके एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स, तो खर्चे कितने हो रहे हैं 20,000 के, है ना। टैक्स रेट कितना है 35%, तो उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया। और क्यूमुलेटिव फैक्टर बता दो 3.8372 निकाला था ना अपन ने, 20% 8 साल, क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना 3.8372 कितना 49884। ओके जी, ओके दिव्या। तो सर एक तो कंप्यूटर की कॉस्ट जाएगी, प्लस हर साल के खर्चे हो रहे हैं इस बार, तो उन खर्चों को हमने आफ्टर टैक्स कर लिया। अब वो जो कंप्यूटर खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा,
तो डेप्रिसिएशन पे क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा, और टैक्स सेविंग क्या है, इनफ्लो, तो लेस कर दो। वो ऊपर बोला था, थर्ड नंबर पॉइंट में बोल दिया उसने कि नहीं नहीं नहीं, बाद में फर्दर फर्दर बोल दिया ना, पहले इग्नोर बोला, उसके बाद क्या बोल दिया, अब सी पार्ट अलग आ रहा है, ये सारे सारे अलग आ रहा है। पता है कैसे चला मुझे पता, देखो आगे डी पार्ट पढ़ रहा हूं, फर्दर एज्यूम, डी में और क्या लिखा हुआ है, फर्दर एज्यूम, मतलब आगे से आगे और एज्यूम करवाता जा रहा है। हाँ जी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, 2 लाख रुपए है, सेल्वेज वैल्यू कुछ है, बता नहीं रहा है, तो सेल्वेज वैल्यू कितनी हो गई, निल, लाइफ कितनी 8 साल, तो हर साल का डेप्रिसिएशन हो गया है 2 लाख डिवाइडेड बाय 8। डेप्रिसिएशन पे अच्छा इसका इस बार इशिता इंटू 1 माइनस 0.35 करूं या डायरेक्ट 35% से मल्टीप्लाई करूं, सर डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई करना है, टैक्स सेविंग है। ओके राशिका, ठीक है जी, और इसको भी क्या करना है, हर साल होगी ना ये, तो 3.8372 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस किया कितना राशिका, 33576। ओके ठीक है जी, बस और तो कुछ नहीं है, नहीं सर और कुछ नहीं है, बता दो, 216308 डन। अब ये जो आउटफ्लो हुआ है इसके रिगार्डिंग मुझे देखना है लीज रेंटल, तो देखते हैं अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज। क्या लगता है इस बार, क्या लीज के इनफ्लो में कोई चेंज आएगा क्या, पिछली बार से मैंने कहा लीज हर साल कितना कलेक्ट कर रहा हूं, एक्स, क्या इस बार टैक्स है, हाँ सर इस बार टैक्स है, तो जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस इनकम को आफ्टर टैक्स कंसीडर करना है कि नहीं करना है, कर लो। तो इनकम हुआ 1 रुपया, 35% टैक्स देना पड़ेगा, बचेगा कितना 65% इंटू क्यूमुलेटिव फैक्टर 3.8372, कितना आएगा 2.494x। अब इक्वल कर लो, तो 2.494x इक्वल्स टू 216308, सो x इक्वल्स टू कितना 86731। ओके डन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। ओके इशिका, समझ में आया ये वाली चीज भी, हर बार वही किया जा रहा है, बस क्या करते जा रहे हैं, कुछ चीजें चेंज करते जा रहे हैं। IRR तो सिंपल था ही, उसके बाद वही ब्रेक इवन लीज रेंटल वाले क्वेश्चन है। अच्छा एक और कर लेते हैं डी पार्ट, इस बार क्या है सर, इस बार बोला है एज्यूम दैट कंपनी हैज रीसेल वैल्यू, मेगा रीसेल वैल्यू तो दो बातें होंगी, एक तो डेप्रिसिएशन भी बदल जाएगा, डेप्रिसिएशन भी तो हर साल का बदल जाएगा, तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन बदल जाएगा, और दूसरा सेल्वेज वैल्यू मिल रहा है तो वो भी इनफ्लो माना जाएगा। ओके अब वही 20%, अच्छा सर देखते हैं, कर देते हैं वापस, तो वही बातें वापस लिखनी है, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द बाइंग ऑप्शन, अगर आप बाई करोगे तो आपको कितना आउटफ्लो पड़ने वाला है, मेरे का कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना, वही 2 लाख ना, ओके जी 2 लाख, फिर उसके बाद और क्या, रिपेयर का खर्च, नॉर्मल खर्चे, तो खर्चे क्या लोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स, खर्चों का आफ्टर टैक्स लेना होगा, हाँ सर खर्चा आउटफ्लो होता है और उस पर टैक्स सेविंग इनफ्लो होता है, कितना था वही सेम, हाँ ऊपर वाला ही वही सर 20,000 के खर्चे, सर वही उस पर इनटू कर दो, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आफ्टर टैक्स करोगे ना, हाँ सर करेंगे ना, कितना वही, और वही कितना था 3.8372, कितना आया था ये 4999 नहीं 49884, 49884। सर और क्या होगा, मैं कहा और डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होगा, हाँ सर यहां पे भी होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिसिएशन, तो इसको इनफ्लो ट्रीट किया जाएगा, हाँ सर किया जाएगा, टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो, तो डेप्रिसिएशन लेकिन इस बार कितना
इस बार डेप्रिसिएशन कितना सर? डेप्रिसिएशन होगा 2 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है, लेकिन इस बार सैलवेज वैल्यू भी है कितना? 40,000 का, डिवाइड बाय 8 सालों में डेप्रिशिएट करोगे, इस पर टैक्स सेविंग 35%, हर साल 3.8372। कितना आया? 26860। ओके, 26860। ओके राशि का, ठीक है जी। और इस बार एक चीज और मिलेगी अपने को, सैलवेज वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू कितना मिलेगा? सैलवेज सर 40,000 मिलेगा। क्या इस 40,000 पे टैक्स भी देना पड़ेगा क्या? नहीं सर, एसएलएम के अंदर आपने क्या लगाया फॉर्मूला? 40,000 आपने बुक वैल्यू रख लिया ना, अब बुक वैल्यू के बराबर ही तो बेच रहे हो ना, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं। वेरी गुड राशि का। ओके, 40,000 पे डायरेक्ट कौन से ईयर में मिल रहा है? सर 8th ईयर में मिल रहा है। 8th ईयर का पी फैक्टर कितना है? 20% से। 8th ईयर का पी फैक्टर ओके 0.233 मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ 2324 बोले तो 0.233 चलने दो, 9320। ओके, कितना आया? 213704। बस, तो दो चेंजेस आ गए, एक तो यहां पे सैलवेज वैल्यू लेस हो रहा है और एक यहां पर सैलवेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर किया जा रहा है इनफ्लो। समझ में आया? अब अपने को क्या करना है? वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज। अच्छा बताओ, लीज का तो सेम रहेगा ना मामला? हाँ सर, लीज तो एक्स वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं, एक्स वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर 35% टैक्स देना पड़ेगा, तो आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 1 माइनस 0.35, और इसको क्यूमुलेटिव कर दोगे तो 3.8372, वही जो पहले आया था 2.494x। अब इक्वेशन बना दो, hence yes, so 2.494x equals to 213704, so x equals to 85687। ओके ऋषिका, ऋषिता एक बात बताओ, क्वेश्चन टफ था क्या? नहीं था, लेकिन इससे कुछ चीजें और क्लियर हुई कि हाँ ऐसे 1 बाय 1 हर चीज का क्या इंपैक्ट आ रहा है, सैलवेज वैल्यू का क्या इंपैक्ट आ रहा है, डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये सब चीजें क्लियर हो रही है। क्योंकि बी पार्ट में तो डेप्रिसिएशन भी नहीं था, खर्चे भी नहीं थे, सी पार्ट में खर्चे भी आ गए और डेप्रिसिएशन भी आ गया, टैक्स आ गया, और डी पार्ट में सैलवेज वैल्यू भी आ गया, तो हर एक चीज का अलग अलग इंपैक्ट आ रहा है। चलिए डन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कोई डाउट होता मुझसे कल फिर पूछ लेना।